सवाल है सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इससे पहले समझना पड़ेगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले समझना पड़ेगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये इधर लिखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q, जहाँ पे q जीरो नहीं है, यानी किसी संख्या का अंश और हर होता है और हर कभी भी जीरो नहीं होता। ऐसी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक, इनका हर और अंश दोनों पूर्णांक होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं और हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दुनिया की किसी संख्या का जीरो बटे में जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है तो इसका मतलब वो संख्या वास्तविक संख्या तो है लेकिन वो अपरिभाषित है। समझ में आ गई बात? अब ये सब संख्या परिमेय संख्याएं होंगी, तो अपरिमेय कौन सी होती है? अपरिमेय वो होती है जो परिमेय नहीं होती। अपरिमेय की अपनी कोई परिभाषा नहीं। उसका कहना बस इतना ही है कि जो संख्याएं p बटे q जीरो बराबर नहीं है, इस रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। अब कौन सी होती है वो संख्या? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। आप कहेंगे भाई वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 क्यों है? क्योंकि अगर इसे बटे में 1 लिखोगे भी तो इसका अंश जो वर्गमूल 2 है वो पूर्णांक नहीं है। हर तो पूर्णांक है 1, लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखी हुई है आपके सामने कि परिमेय संख्या होती है p बटे q के रूप में जहाँ q जीरो नहीं है। भाज्य अभाज्य के बारे में हम कल आपको बता चुके हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के अलावा किसी और से भी कट जाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल खुद से कटती हैं, और आपने कल लिस्ट भी बनाई थी। 2, 3, 5, 8 ये अभाज्य संख्याएं हैं, और 4, 6, 8, 10, 9 ये सब कैसी संख्याएं हैं? भाज्य। चलिए, अब एक बात है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ क्या? विरोधाभास। क्या मतलब हुआ? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो, रिपोर्ट कार्ड में नंबर खराब आ गए, यानी हमने तो अच्छा माना था लेकिन हमें सबूत क्या मिला? नंबर खराब। इसका मतलब आप अच्छे बच्चे पढ़ लें। ठीक, हमने माना आप बहुत खराब बच्चे हो लेकिन रिपोर्ट कार्ड में नंबर बहुत अच्छे। इसका मतलब आप खराब बच्चे नहीं हो, आप कैसे बच्चे हो? अच्छे। रिपोर्ट कार्ड में हमने खराब माना था, नंबर बहुत अच्छा है, क्या हो गया? विरोधाभास। और इस विरोधाभास का कारण क्या था? हमारी परिकल्पना। हमारी परिकल्पना क्या थी कि आप खराब बच्चे हो लेकिन नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, यानी हमारी परिकल्पना गलत है। इसका मतलब आप खराब बच्चे नहीं हो, कैसे बच्चे हो? अच्छे बच्चे। ये कहलाता है विरोधाभास द्वारा किसी चीज को सिद्ध करना। जब हम सीधे सीधे किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पाते तो हम कुछ मान के चलते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसके आधार पर कुछ कार्रवाई करते हैं और वो कार्रवाई गलत हो जाती है। फिर हम कहते हैं भाई ये तो विरोधाभास है। ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः वो जो परिकल्पना थी उसको उल्टा कर देंगे, वही सिद्ध हो जाएगा। ये विरोधाभास द्वारा सिद्ध करना कहलाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, इसको आप आपकी किताब के पीछे कुछ परिशिष्ट दे रखा होता है, विस्तार से उसमें चर्चा भी करी गई है, और आप चाहो तो गूगल पर सर्च भी कर लेना, जरूरी है आपको सर्च करना। यहाँ से बात करते हैं सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना। ठीक, इसको विरोधाभास वाले तरीके से करते हैं कि भैया वर्गमूल 2 अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या मान लिया हमने? परिमेय। परिमेय है तो किस रूप में होगी? p बटे q के रूप में होगी जहाँ q जीरो नहीं होगा। अब p और q के बारे में बताओ। p और q कैसे हैं? परस्पर अभाज्य पूर्णांक। क्यों कहा परस्पर अभाज्य? क्योंकि अगर ये 4 बटे 8 होता तो मैं इसे 4 से काटता तो 1 बटे 2 आ जाता। तो हो सकता है p और q में कुछ कॉमन फैक्टर हो, कुछ कॉमन गुणनखंड हो, कुछ सन्निहित गुणनखंड हो, तो वो तो आपस में कट जाएंगे, तो p बटा q तो a बटा b बन जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे 4 और 13 इनमें कुछ कॉमन नहीं। 4 और 8 4 कॉमन, 4 से भी कटता है 4, 8 से 8 भी 4 से कटता है। लेकिन 4 और 13 में 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 13 खुद 13 से कट रहा है, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ये कहलाते हैं परस्पर अभाज्य। तो मैंने क्या माना? p और q कैसे है? परस्पर अभाज्य, यानी ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों और कर लिया वर्ग हमने तुरंत। जैसे वर्ग करा, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो गया, ये हो गया p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, तिरछी गुणा मार दी, q स्क्वायर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? गुणा। कितना आ गया? 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी 2 क्या है? p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। साफ साफ पता लगा गुणनखंड कैसे होते हैं भाई। आप मान लो 4 गुणनखंड लिखोगे, 2 गुणा 2 तो लिखोगे, 6 को लिखोगे 2 गुणा 3। तो जब किसी संख्या के बराबर कोई दो संख्या गुणा में लिखी है तो वो दोनों इस संख्या की क्या है? गुणनखंड। क्या है? इसका मतलब p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर आ रहा है, तो मोटी मोटी बात हम सिद्धांत पे चल रहे हैं, तो q स्क्वायर भी p स्क्वायर का गुणनखंड होगा और 2 भी p स्क्वायर का। तो q स्क्वायर से हम कोई मतलब नहीं रख रहे, हम बात कर रहे हैं 2 पे। अच्छा, 2 किसका गुणनखंड होगा? यानी p की खातिर। एक नियम है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, क्या है? ठीक है, p एक
तो अगर पी स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो पी का भी गुणनखंड होगा। आप देख लो, 5 5 ये कितना हुआ 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। तो अगर 5 इस 5 का गुणनखंड है, या छोड़ो 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है, बात समझ आ रही है। और किसका वर्ग हो रहा है 4 का। अगर 2 4 का गुणनखंड है तो 2 16 का भी गुणनखंड होगा, या अगर 2 16 का यानी 4 की घात 2 का गुणनखंड है तो 2 4 का भी गुणनखंड होगा, क्योंकि वर्ग हो रहा है तो उस संख्या की 2 बार गुणा हो रही है ना। अरे बात समझ में आ रही है। और ये एक प्रमेय भी है, अगर समझ में नहीं आ रही, आपके एनसीईआरटी में एक प्रमेय दे रखी है। उस प्रमेय में उसने कहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग दे रखा है, उसका कोई गुणनखंड है, तो वो उस संख्या का भी गुणनखंड होगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे ये इम्प्लाइज दैट का निशान लगा दिया है, सारी बातें इसमें समाहित हो गई। अगर 2p की घात 2 का गुणनखंड है तो 2p का भी गुणनखंड होगा। बात समझ आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2p स्क्वायर का गुणनखंड है, ये यहाँ से पता लगा, और 2 अगर p स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2p का गुणनखंड होगा, ये प्रमेय से पता लगा। वो प्रमेय मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात भी नहीं, आप समझ भी सकते। अरे नहीं समझे भाई, अगर p की घात 2 कह रहे हैं तो p गुणा p तो होगा। तो कोई अगर इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब इन दोनों का भी तो गुणनखंड होगा, है ना, क्योंकि ये तो 2 बार गुणा हो रहा है। कोई भी उदाहरण ले लो, 8 ले लो, 3 ले लो, 3 का वर्ग कितना हुआ 3 गुणा 3, 3 का वर्ग 9। तो अगर कोई 3 का गुण 9 3 9 का गुणनखंड है तो 3 इसका भी गुणनखंड होगा 3 का। ऐसे 8 है, 8 का वर्ग कितना हुआ 64। 2 ले लो आप, 2 8 के वर्ग का गुणनखंड है तो 2 64 का भी गुणनखंड है, तो 2 किसका गुणनखंड होगा 8 का भी गुणनखंड होगा। समझ आ गया। बहुत ज़्यादा इसमें बात देखना, बहुत देर हो आगे बढ़ो। अगर 2 किसका गुणनखंड आगे निकल गया p, 2 किसका गुणनखंड निकल आया p का। तो अगर 2p का गुणनखंड है तो इसका मतलब p को हम लिख सकते हैं 2 गुणा कुछ संख्या। आप कहोगे भाई ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि p स्क्वायर बराबर लिखा था ना, p बराबर तो नहीं लिखा था। समझ में आ रही है बात। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें, अगर 2 इसका गुणनखंड है तो 8 का वर्ग यानी 64 बराबर हुआ 32 गुणा 2, और 8 बराबर कितना होगा 2 गुणा 4। तो ये बदल गया नहीं बदल गया, वहां q स्क्वायर 32 था, तो यहाँ पे जो p बराबर आएगा q स्क्वायर लिखेंगे तो p बराबर तो नहीं ना 2 गुणा 32 होगा, यानी 2 गुणा कुछ और होगा। उस कुछ और का क्या नाम रखा मैंने, उससे क्या है कोई पूर्ण। जब बात ही कोई में चल रही, ना p पता ना q पता, ना p स्क्वायर पता ना q स्क्वायर पता, और p 2 का गुणनखंड 2p का गुणनखंड निकल आया, तो p बराबर 2 गुणा कुछ होगा। वो कुछ को क्या कह दिया हमने c, तो p बराबर कितना हो गया 2c। जिसको समझ नहीं आया उसको रटना है। यहाँ तक सबकी समझ में आ ही रहा होगा, तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छा है, सबके देख लिए मैंने, ज़्यादातर बच्चे समझ पा रहे होंगे। 100% तो कभी नहीं समझते, लेकिन कोशिश करने से दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। बार बार देखिए, बार बार समझिए, आपको सब समझ में आएगा। कोई ऐसी बात नहीं करी जा रही है जो आपके दिमाग से बाहर है। p बराबर कितना आ गया, उठा के रख दो इस समीकरण, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ किस p की जगह लिखोगे 2c, है ना, लिख दिया। p का मान समीकरण 1 में रखने पर 2q स्क्वायर बराबर p की जगह कितना लिख दिया, ये कितना हो गया 2 का वर्ग 4 c का वर्ग, ठीक। गुणा का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर एक चर है और एक अच्छा चर है। तो q की घात 2 किसके बराबर है, 2 से भाग कर दो, कितनी आ गई 2 से स्क्वायर। फिर वही कहानी शुरू। अतः 2 किसका गुणनखंड है q स्क्वायर, अतः 2 किसका गुणनखंड होगा q का। अरे भाई अगर 2 q का गुणनखंड है और 2 किसका गुणनखंड था p का, इसका मतलब 2 p और q दोनों का क्या हो गया गुणनखंड। पर हमने क्या माना था p और q परस्पर कैसे माने थे, विरोधाभास हो गया नहीं। परस्पर अभाज्य का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना था। इसका मतलब दुनिया में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके या दोनों की गुणनखंड हो जाए। परस्पर अभाज्य का मतलब यही है। जैसे 8/15 ये परस्पर अभाज्य है, 8/32 ये परस्पर अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है। ये भी परस्पर अभाज्य नहीं है, ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, ठीक है। ये भी परस्पर अभाज्य नहीं है, ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। अब ये दोनों परस्पर अभाज्य हैं, क्योंकि एक हो गया, एक 2 अब नहीं कट रहा किसी से। तो परस्पर अभाज्य का मतलब होता है कि जिनमें कोई भी संख्या ऐसी ना हो जो दोनों को काट सके या दोनों में कॉमन हो। बात दिमाग में फिट हो गई सभी के। चलो
तो इसका मतलब दो जो है वो पी और क्यू दोनों का क्या हो गया, गुणनखंड। जो पी तथा क्यू के परस्पर अभाज्य होने का क्या है, और ये विरोधाभास का कारण क्या है, हमारी गलत। तो इस विरोधाभास का कारण हमारी परिकल्पना है, अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी परिकल्पना थी क्या कि वर्गमूल दो कैसी संख्या है, इसका मतलब वर्गमूल दो परिमेय नहीं है, कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या है। केस क्लोज। अब इसके क्या फायदे हैं, अब सिद्ध करने को आगे सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, 2 की जगह 3 लिखिए, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 का वर्ग 3, यहाँ 3 आ गया, 3 सेम कहानी, इसका गुणनखंड है 3 पी का गुणनखंड होगा, पी बराबर 3 सी, पी का मान रखने पर ये 9 हो जाएगा, 3 भाग करेगा फिर 3 हो जाएगा, है ना। फिर आपका हो गया 3 पी और क्यू दोनों का गुणनखंड हो गया, सेम कहानी, यहाँ से यहाँ तक एक बता बिल्कुल सेम। मान लो 5 आ गया, 5 के साथ भी ये करो, 7 आ गया, 7 के साथ भी ये करो, 9 आ गया, आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्गमूल 9 कितना होता है, 3, चक्कर मत पड़ जाना, ठीक है। कह देना भाई ये क्या सिद्ध कर रहे हैं, ये तो खुद ही जो है परिमेय है, हमारी बात तो गलत है, सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है कभी। अरे क्लियर हो गई बात, दिमाग में बैठ हो गया, सब सेट हो गया बिल्कुल। अब हम और आसान तरह सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था मुश्किल सवाल, मुश्किल क्यों था, क्योंकि इसमें केवल हमें सिंगल नंबर मानना है, ठीक। अब आपने जब ये सिद्ध कर लिया कि वर्गमूल 2 अपरिमेय होता, मैंने होमवर्क लिख भी दिया है कि सिद्ध करो वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, वर्गमूल 17, सब सिद्ध हो जाएगी। अरे दिमाग सेट हो गया बिल्कुल। अब जब हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय होती हैं, इस बात की हमें पूरी जानकारी हो गई, तब आपकी प्रश्नावली के सवालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले ये उतार लीजिए फिर बताते हैं।